प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं KR मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में आरक्षण की राजनीति। देखिए, इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है उसके आगे हम चलते हैं कि भारत में आरक्षण की राजनीति। देखिए, भारत में आरक्षण की संवैधानिक नीति राजनीति का शिकार हुई है। कोई भी सत्तारूढ़ दल आरक्षण को नीति के अनवरत चालू रखकर जहाँ एक ओर अपने वोट बैंक तैयार करने में लगा रहता है, तो दूसरी ओर आरक्षण का लाभ अर्जित करने वाले समुदाय संगठित होकर आरक्षण के निरंतर बढ़ाए रखने हेतु लॉबिंग तथा राजनीतिक सौदेबाजी करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से मध्यम जातियां भी ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने को प्रयासरत रही है। तमिलनाडु में इन्हें सबसे पहली सुविधाएं मिली। इसके बाद मंडल आयोग की सिफारिशें तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अन्य जातियों को 27% आरक्षण की सुविधा मिल गई। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किए जाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रयास सदैव चलते रहे, लेकिन साथ ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर नए वोट बैंक बनाने के भी प्रयास किए गए हैं। राजनीतिक दलों की सरकारों में अभी एक प्रतिस्पर्धा हो गई है कि अनेक जातियों को इस वर्ग में सम्मिलित कर उन्हें आरक्षण दिलवाने का श्रेय स्वयं लिया जाए, जिससे वे जातियां उनका वोट बैंक बन जाए। राज्यों में ये जो प्रतिस्पर्धा है अति तीव्र गति से गतिमान रही है। राजस्थान में जाटों को आरक्षण, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में से अति पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करना इसके उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इस अंधी दौड़ को रोकने का प्रयास भी किया है। इसके अतिवादी तत्व को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन सरकारों ने इसके निर्णय को नकारते हुए संविधान में संशोधन कर दिए। वाजपेयी सरकार द्वारा 92वें संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा पदोन्नति में भी पुनः आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान सुरक्षित कर रखे हैं। अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में कर रखा है और लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 और जनजातियों के लिए 40 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। देखिए, आरक्षण प्राप्त जातियों की राजनीतिक भूमिका। विधायिका, मंत्रिमंडल तथा प्रशासन में इन जातियों के सदस्यों की नियुक्ति से इन जातियों में राजनीतिक जागृति तेजी से बढ़ रही है। आरक्षण की राजनीति के कारण कहीं कहीं आदिम जातियों में पृथकता और अलगाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। असम में मिजो और नागा जनजातियों में यह प्रवृत्ति चरम पर रही है। इन रियायतों से प्रेरित होकर इनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। वे राजनीति और प्रशासन के हर स्तर पर ऊंची जातियों के लोगों से होड़ करने की आकांक्षा रखने लगे। ये जातियां दबाव गुटों के रूप में संगठित हो रही हैं। आज जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के इनके संगठन पाए जाते हैं और इन्हीं संगठनों के संगठित प्रयासों के आरक्षण की अवधि सन 2020 तक बढ़ा दी गई है। निर्वाचनों में इनकी भूमिका संगठित होने जा रही है। देश की राजनीति में कांग्रेस दल का प्रभुत्व होने के कारण उसको प्राप्त अनुसूचित जाति और जनजातियों का समर्थन रहा है और वर्तमान मान्य दल भी इन जातियों में अपना जनाधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियां भारतीय राजनीति में संतुलन शक्ति की स्थिति में, क्योंकि इनकी जनसंख्या तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और जिस दल को चुनाव में इनका समर्थन मिल जाता है उसकी राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है।
आरक्षण की राजनीति ये वर्तमान में राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि इसके केवल कुछ ही जातियों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आंध्रा में एक अभी अध्ययन हुआ था, उसमें पता चला कि 60 अनुसूचित जातियों से केवल 5 जातियां राजनीतिक दृष्टि से इसका लाभ ले पा रही है, और अन्य राज्यों की लगभग ये स्थिति है। देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के संबंध में उल्लेखित आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में अल्पसंख्यक से अभिप्राय हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों से है, लेकिन जैन धर्म और सिख धर्म के अनुयायियों को हिंदू धर्म का एक ही अंग मान लिया जाता है, क्योंकि ये धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ही पैदा हुए और एक पृथक धारा से चलने के लिए। इसलिए मोटे तौर पर भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुसलमान, बौद्ध और ईसाई व पारसी आदि मतावलंबी आते हैं। वर्तमान में देश के कतिपय मुस्लिम संगठन इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाए। इसी तरीके की मांग अब ईसाई समुदाय के द्वारा उठाई गई है। वो भी कहते हैं कि ईसाइयों की अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जो कार्यक्रम बनाया, उसमें आरक्षण की मांग ने सिर्फ धर्म के आधार पर उठाई, बल्कि उसी आधार पर लाभबंदी भी की जा रही है। लेकिन धर्म पर आधारित आरक्षण का संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में हम इनके विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, धर्मांतरण का मुख्य आधार दलित जाति से मुक्त होना था। दलित ईसाइयों के आरक्षण की मांग की चर्चा करें तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ये धर्मांतरित दलितों को ईसाई धर्म के पैरोकार अभी भी दलित बनाए हुए, तो उन्होंने लोगों को धर्मांतरण क्यों कराया, और यदि धर्मांतरण के बाद भी दलित इनके खाते में रहा तो फिर धर्मांतरण से इन्हें क्या दिया। आरक्षण का आधार जाति व्यवस्था है और वह केवल हिंदू धर्म की समस्या है। देखिए, हिंदू धर्म का आधार तो जाति व्यवस्था है और जातिगत भेदभाव के कारण निम्न जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण की नीति को प्रारंभ किया गया। आरक्षण, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के जो पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, जैसे जाति समस्या संपूर्ण भारतीय समाज की है। पिछड़ी मुस्लिम जातियों और दलित ईसाइयों द्वारा आरक्षण की मांग से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय अल्पसंख्यक भी अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय समाज में मूल सामाजिक विभाजन जाति के रूप में व्यक्त होता है। ये स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक राजनीतिक जाति केंद्रित है और जाति व्यवस्था गैर हिंदू शासकों और शासक तंत्रों को भी रास आती रही है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है कि जाति व्यवस्था का सैद्धांतिक उद्गम हिंदू धर्म में होने के बावजूद इसका विस्तार या प्रभाव अन्य भारतीय धर्मावलंबियों में भी हो गया और वे संप्रदाय में समस्या से ग्रसित है, तो ये स्थापित हो जाता है कि जाति की समस्या संपूर्ण भारतीय समाज की है। दूसरा जो हम बिंदु लेते हैं कि आरक्षण का आधार जाति है न कि धर्म। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के पक्ष में दूसरा तर्क दिया जाता है कि आरक्षण का आधार जाति है न कि धर्म। और जब भारतीय ईसाई समाज स्वीकार करता है कि उसके सामाजिक संगठन में भी जाति की भूमिका है, भारतीय ईसाई भी स्वर्ण और दलित होते हैं, तो भारतीय दलित ईसाई को भी आरक्षण मिलना चाहिए। धर्मांतरण और दलित अल्पसंख्यक दो पृथक बातें हैं। देखिए, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के विरोध में एक तर्क ये भी दिया गया कि पहले ही जिन लोगों ने दलित हिंदू होने से बचने के लिए धर्मांतरण किया वे आरक्षण कैसे मांग सकते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी यदि इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें तो अल्पसंख्यकों के दलितों को आरक्षण देने से उनकी दो बातें सत्य हैं। प्रथम यह कि ऐसा स्वीकार करने से धर्मांतरण के पक्ष पर उलझन में पड़ जाएगी, क्योंकि धर्मांतरण के पक्ष में जो आज तक हिंदू धर्म पर जातिवादी आक्रमण करके दलितों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देते थे, वह तर्क अपने आप प्रभावी हो जाएगा।
दूसरा ये भी सिद्ध हो जाएगा कि अल्पसंख्यक मूलतः दलित हिंदू हैं और इस प्रकार दलित समस्या सारे भारतीय समाज की समस्या है। इसे राष्ट्रीय एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी अल्पसंख्यकों के आरक्षण के पक्ष में कुछ बातें थी, कुछ बिंदु थे, उनके ऊपर हमने चर्चा की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।